नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। पीएमओ ने हजारीबाग भूमि मुआवजा घोटाले में कार्रवाई करने का केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को दिया निर्देश। राज्य के सभी फार्मेसी संस्थानों में नामांकन के लिए आज से भरे जा रहे ऑनलाइन आवेदन। इंजीनियरिंग की आज और डिप्लोमा की कल से होगी काउंसिलिंग। और गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए झारखंड कुश्ती, एथलेटिक्स और तीरंदाजी टीम का ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में इस समूह की पिछले 2 दशकों की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने और बहुपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श होने की संभावना है। ये नेता समूह के देशों से संबद्ध क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित शांति, सुरक्षा, व्यापार, संपर्क बढ़ाने और संस्कृति तथा पर्यटन के बारे में चर्चा करेंगे। संगठन के नेताओं के अलावा देशों के पर्यवेक्षक, एससीओ के महासचिव, क्षेत्रीय आतंकरोधी ढांचे के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित सदस्य सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल रात उज्बेकिस्तान पहुंचने पर वहां के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरियोव ने स्वागत किया। शिखर बैठक से इतर श्री मोदी परस्पर हित के मुद्दों पर कई विश्व नेताओं से अनौपचारिक बैठक करेंगे। सम्मेलन के बाद रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी कल शुरू होगी। ये नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान 1222 स्मृति चिन्हों की नीलामी होगी। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपहारों का मूल्य 100 से 5 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने हजारीबाग जिले के बड़कागांव, केरेडारी और कटकम दाग अंचल में भूमि मुआवजा घोटाले मामले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीएमओ को भूमाफियाओं द्वारा अंचल कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर गैरमजरूआ और खास जंगल, झाड़ी तथा सार्वजनिक इस्तेमाल वाली जमीन का फर्जी हुक्मनामा बनाकर बंदोबस्त किए जाने की शिकायत मिली थी, जिसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए के जमीन मुआवजा घोटाला की बात सामने आई। देवघर जिले में मिट्टी और बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ खनन विभाग का छापेमारी अभियान जारी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। संथाल में बालू गिट्टी का अवैध कारोबार चरम पर है। इसकी जांच की आंच में आईएएस पूजा सिंघल से लेकर कई जिला खनन पदाधिकारी भी आ चुके हैं। ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अवैध लघु खनिज के कारोबार करने वाले लोग बिना डर के अब भी इस कारोबार में लगे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी ने पुलिस के सहयोग से जसीडीह थाना क्षेत्र के दिगड़िया पहाड़ में 15 सितंबर गुरुवार को संगन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध गिट्टी लदे 4 ट्रक को जब्त किया। वाहन चालकों के पास कागजात एवं खनन चालान नहीं थे। चारों ट्रक को जब्त कर जसीडीह थाने के हवाले कर दिया गया है। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने सभी ट्रक चालकों पर जसीडीह थाना में माइंस एक्ट मिनरल के तहत एफआईआर दर्ज किया है। देवघर से चकाई के रास्ते बिहार भेजा जा रहा था, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर इसे पकड़ लिया गया है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। रांची जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत संरचनाओं की मैपिंग कराई जाएगी। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों और सीडीपीओ को हर महीने बीएलएमसी की बैठक आयोजित करने को कहा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम आपके लिए भारत में दूरसंचार क्रांति की कहानी लेकर आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र ने भारत के विकास में काफी मदद की है। विशेषकर दूरसंचार क्रांति ने देश को 21वीं सदी के आधुनिक भारत और 5G नेटवर्क के दायरे तक पहुंचा दिया है। दूरसंचार क्षेत्र लाखों नौकरियों, बढ़ती आय और वैश्विक संपर्क के लिए आधार प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। वर्ष 1986 में MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के कार्य के लिए स्थापित किया गया था।
सरकार की वर्ष 1991 की उदारीकरण नीति के हिस्से के रूप में दूरसंचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोल दिया गया था। वर्ष 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का गठन किया गया था, जबकि नई दूरसंचार नीति की घोषणा वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। वर्ष 2000 में दूरसंचार विभाग की सेवा शाखा का निगमीकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड कर दिया गया। मोबाइल सेवाएं 2G सेल्यूलर नेटवर्क के साथ शुरू हुई। वर्ष 2008 में MTNL ने भारत में पहली 3G दूरसंचार सेवाएं शुरू की। इससे मोबाइल इंटरनेट उपलब्धता के साथ साथ फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज की सुविधा भी शुरू हुई। वर्ष 2012 में 4G सेवा ने देश में तीव्र गति के इंटरनेट डेटा की शुरुआत की। भारत अब तीव्र गति के मोबाइल इंटरनेट और डेटा डाउनलोड के प्रतीक्षा समय को और कम करने के लिए 5G सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 5G सेवा टेलीमेडिसिन के माध्यम से डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और सुलभ तथा किफायती ई स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देगी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। उच्चतम न्यायालय ने देश भर के स्कूलों में एक जैसी वर्दी लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए एक जैसी वर्दी लागू करने की मांग की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के सभी सरकारी और निजी फार्मेसी संस्थानों में पारामेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 16 अक्टूबर को होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आज से 29 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। परिषद ने डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 और इंजीनियरिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के काउंसलिंग की तारीख भी जारी कर दी है। आज से 21 सितंबर तक इंजीनियरिंग और कल से 22 सितंबर तक डिप्लोमा की काउंसलिंग होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में 50,000 शिक्षकों के पदों पर बहाली के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिए जाने पर शिक्षा मंत्री का गिरिडीह जिले के डुमरी आगमन पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। राजधानी रांची में ओणम महोत्सव का कल आयोजन होगा। मलयाली समाज द्वारा आयोजित हो रहे इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो मौजूद रहेंगे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों तथा परीक्षाओं में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अभियंताओं को विधि व्यवस्था के कार्य से विमुक्त करने की दिशा में सरकार विचार करेगी।
उन्होंने डिप्लोमा अभियंता संघ द्वारा इंजीनियर्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अभियंताओं पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री ने डिप्लोमा अभियंताओं का ग्रेड पे 4600 रुपये करने की मांग पर विचार विमर्श कर उचित निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया। लोहरदगा जिले के सदर और सिन्हा प्रखंड में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम इस वर्ष लोहरदगा प्रखंड और सेन्हा प्रखंड में चलाया जा रहा है। लोहरदगा जिला के सदर प्रखंड के 85,737 और सेन्हा प्रखंड के 95,865 लोगों को फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। सदर प्रखंड और सेन्हा प्रखंड के सभी 30 स्वास्थ्य उपकेंद्र, सभी आंगनबाड़ी केंद्र और सभी विद्यालयों में यह दवा खिलाई जा रही है। इसमें लोहरदगा के 118 और सेन्हा के 156 बूथों में यह खुराक दी जा रही है। जो लोग 16 सितंबर को इस कार्यक्रम से वंचित रह जाएंगे, उन्हें 17 से 30 सितंबर तक मॉप अप राउंड में दवा खिलाई जाएगी। यह बीमारी बुचेरिया बैंकाफिक्टी कृमि की वजह से होती है, जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। इस बीमारी से बचाव के लिए दवा सभी को दी जाती है। 2 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को DEC की 1 गोली, चूर्णकर और अल्मेंडा जेल की 1 गोली देना है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए विधि विभाग ने 58 अधिवक्ता नियुक्त किए हैं। इनमें लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक शामिल हैं। इन सभी को 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। गुजरात के गांधीनगर में 29 सितंबर से होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए झारखंड कुश्ती एथलेटिक्स और तीरंदाजी टीम घोषित कर दी गई है। एथलेटिक्स टीम में 9 एथलीटों का चयन हुआ है, जिनका प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है। कुश्ती के ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल में 8 खिलाड़ी और महिला टीम में 8 पहलवानों का चयन किया गया है। झारखंड तीरंदाजी टीम में शामिल 12 तीरंदाजों का विशेष प्रशिक्षण शिविर आज से जमशेदपुर में शुरू हो रहा है। वहीं हॉकी टीम के आज से शुरू हुए प्रशिक्षण शिविर के लिए 27 महिला और 27 पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया गया है। प्रशिक्षण शिविर में प्रदर्शन के आधार पर पुरुष और महिला टीम के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में किया जाएगा। डेविस कप 2022 विश्व ग्रुप 1 में कल और 17 सितंबर को भारतीय टेनिस टीम का सामना नॉर्वे से होगा। नॉर्वे के लिलेहैमर के हाकोन्स हॉल में होने वाले मुकाबले के लिए भारत के शीर्ष 4 पुरुष सिंगल्स खिलाड़ियों की टीम मुकाबले में उतरेगी। भारतीय टीम में रामकुमार रामनाथन, युकी भांबरी, प्रजनेश गुणेश्वरन और सुमित नागल शामिल हैं। डेविस कप 2022 के विश्व ग्रुप 1 चरण में भारत और नॉर्वे सहित 24 देश प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसमें 12 विजेता अगले साल के क्वालिफाइंग दौर में पहुंच जाएंगे, जबकि पराजित होने वाली टीम ग्रुप 1 के प्ले ऑफ में आ जाएंगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से 10 वर्षों के बाद एक बार फिर 30 अक्टूबर से विमान सेवा शुरू होगी। यहां से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए विमान उड़ान भरेगी। रांची जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष से रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर केंद्र और सभी महाविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। डोरंडा कॉलेज में शिक्षक के साथ मारपीट की घटना के बाद सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया जा रहा है। रांची नगर निगम ने रांची मास्टर प्लान 2037 में संशोधन के साथ आपत्ति और सुझाव देने की तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2022 कर दी है। हजारीबाग जिले के चौपारण में दनुआ घाटी के समीप GT रोड पर एक ट्रेलर द्वारा टक्कर मारने के बाद बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि आधे दर्जन यात्री घायल हैं। पलामू जिले की चैनपुर प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रमुख के पति को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर 2 और तस्करों को हिरासत में लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। पीएमओ ने हजारीबाग भूमि मुआवजा घोटाले में कार्रवाई करने का केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को दिया निर्देश। राज्य के सभी फार्मेसी संस्थानों में नामांकन के लिए आज से भरे जा रहे ऑनलाइन आवेदन। इंजीनियरिंग की आज से और डिप्लोमा की कल से होगी काउंसलिंग। और गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए झारखंड कुश्ती, एथलेटिक्स और तीरंदाजी टीम का ऐलान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।